Very good morning, students. So we are once again in our political science class. So today we are going to continue from the same chapter 1, that is working of the constitution. Now, पिछली बार हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, क्या क्या चीजें उनका समावेश होता है. तो जैसे हमने देखा 3 प्राइमरीली फोकस होती है एरियाज पे, जैसे कि फर्स्ट होती है डेमोक्रेसी पे, देन सोशल जस्टिस एंड थर्ड इज द जुडिशियल सिस्टम. नाउ इन डेमोक्रेसी we had learned, the first point was that we need political maturity. Then we learned about right to vote. We also learned about decentralization of democracy, and next we also learned about right to information, which was in which year 2005 में लागू किया था. Now coming to the second point of running the constitution, if you have to run the constitution, अगर हम चाहते हैं कि हमारा संविधान जो है वो सक्सेसफुल हो, तो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. तो जब तक सोशल जस्टिस और इक्वालिटी नहीं होगा, तब तक कभी भी एक प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोकतंत्र में बिलीव करते हैं. तो इस बहुत जरूरी होता है कि सबको समान हक होना चाहिए, सोशल इक्वालिटी होना चाहिए, सबको न्याय होना चाहिए. तो इन दिस the first point that we'll be dealing with is policy of reservation of seats. Now, policy of reservation of seats means what? Means those sections of society which have been deprived of opportunities for education and employment for a long period of time. ऐसे हम जानते हैं, चाहे वो जाति के वजह से हो, क्योंकि वो कोई ऊंच नीच जाति के भेद के वजह से हो, चाहे किसी वो पिछड़े वर्ग से आते हो, या क्योंकि वो औरतें होती है तो औरतों को पहले शिक्षा में या जॉब करने में इतनी सुविधाएं नहीं हासिल होती थी. तो इन सब लोगों के लिए जो बहुत टाइम से डिप्राइव्ड मीन, जिनको बहुत टाइम से नहीं ये सारी सुविधाओं का लाभ मिलता था, नहीं इक्वल स्टेटस मिलता था, उन लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसी एक क्या नीति बनाई जहां पे उनको सीट्स रिजर्वेशन किया है. जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर मानो 100 सीट्स है हमारे संविधान में, 100 वैकेंसीज है किसी जॉब वैकेंसी में, तो उसमें से सर्टन मानो 10% होता है, वो जाएगा पिछड़े वर्गों के लिए. यानी जो पिछड़े वर्गों से कोई इंसान आता हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, या कोई निचली जाति जिसे मानते थे वहां से आता हो तो वो, या कोई आर्थिक स्थिति से कोई पिछले वर्ग से आता हो तो वो अप्लाई कर सकता है. फिर कभी उन्होंने और एक 5-10% विमेन के लिए रखा होगा कि सिर्फ विमेन ही उसको अप्लाई कर सकते हैं उस सीट के लिए, कोई आदमी के लिए नहीं होगा. फिर जनरल कैटेगरी के लिए उन्होंने सीट बनाई. तो इस तरह से जो रिजर्वेशन ऑफ सीट है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो या एजुकेशन में हो, इन्होंने ऐसी रिजर्वेशन की बनाई है. These are also for in government services, some seats are kept reserved for scheduled caste and scheduled tribes. There is also a provision of reservation of seats for other backward classes. Now, scheduled caste and scheduled tribes. In this we will see Prevention of Atrocities Act. This is an important act for establishing social justice and equality. This act prevents any injustice against the people belonging to the social scheduled caste and scheduled tribe, and any act of atrocity committed against them is liable for punishment. अब कोई पिछड़ी वर्ग और पिछड़ी जाति के साथ अगर कोई ऊंच नीच का भेद करता है, या उनको किसी भी तरह से उनका शोषण करता है, या उनको कोई बुरा सलूक करता है, तो ये एक क्राइम की तरह माना जाएगा, ये एक कोई गुनाह की तरह माना जाएगा, और उनको सजा के हकदार, सजा के पात्र बन जाएंगे. Now, provisions for minorities. The Indian Constitution has made several provisions for protection of minorities. अब minorities क्या है? Minor का मतलब होता है छोटे हिस्से में होना, छोटे एक ग्रुप गुट होना. तो ऐसे कई सारी जाति होते हैं, जैसे मुस्लिम्स होते हैं, या क्रिश्चियंस होते हैं, या पारसी होते हैं, उनकी तादाद जो है कम है,
तो माइनर है। जैसे हम कहते हैं कि 150 करोड़ की आबादी में 100 से भी ज्यादा आबादी होती है हिंदुओं की, क्योंकि ये हिंदू नेशन है। तो उसमें से जो बाकी जो छोटे छोटे ऐसे जाति से आते हैं, जो छोटे छोटे वर्ग से आते हैं, उनको कहा जाता है माइनॉरिटीज। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज फॉर माइनॉरिटीज to provide them the opportunities for education and employment. The Indian Constitution prohibits discrimination on the basis of caste, religion, race, language, and region. This is a comprehensive provision for minorities which fundamentally protects their right to equality, freedom, right against exploitation, and cultural education rights. अब जो इन्होंने माइनॉरिटीज को क्या किया है, इक्वल राइट्स, इक्वल हक दिया है एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वो फिर कोई भी उनके बीच में भेद नहीं करेंगे बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, रीजन, कि वो कौन से जगह से आए, कौन से भाषा बात करते हैं, या कौन सी उनकी कौम है, उसके आधार पर उनके बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये उनको प्रोटेक्शन देता है हमारा संविधान। और उनको इक्वल हक होता है एजुकेशन के लिए भी, और उनको इक्वल हक होता है एम्प्लॉयमेंट में भी। उनके साथ कोई भी ऐसे शोषण एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है शोषण नहीं किया जाएगा। नाउ लॉज रिलेटिंग टू विमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड efforts were made for empowering women, taking into consideration the problems of women national and international level, to remove illiteracy among women and to make available opportunities for their development. जैसे हम जानते हैं कि पहले के जमाने में विमेन को यानी औरतों को इतना नहीं, उनको इतना तवज्जो दिया जाता था उनकी पढ़ाई के ऊपर या उनके काम करने के लिए। तो उनकी ये समस्या से हल निकलने के लिए उन्होंने क्या किया, ना कि सिर्फ नेशनल लेवल पे लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी इनके बीचों बीच से जो असाक्षरता यानी इलिटरेसी जो है वो निकालने की कोशिश की, और उनके लिए ऐसे बहुत सारी सुविधाएं, अपॉर्चुनिटीज उन्होंने डेवलप की। द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। पहले ऐसे होते थे कि सिर्फ लड़के ही होते थे तो उनको ही हक बनता था अपने माँ बाप की जायदाद पे, या वो ही वारिस माने जाते थे। लेकिन अब जैसे औरतों को भी, उनके बच्चियों को भी, उनके डॉटर को भी उतना ही समान हक है अपने पिता और अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी के ऊपर। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी के रोकने के लिए, प्रोहिबिशन का मतलब है रोक लगाने के लिए, तो डाउरी के ऊपर रोक लगाने के लिए उन्होंने ऐसे एक एक्ट बनाया, एक धारा बनाया। एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, उनके बीच में कोई भी ऐसे हैरेसमेंट करने से बचाने के लिए उनको। डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे घर में कोई मार पिटाई होती थी, उनके साथ शोषण होता था या कोई भी उनके साथ अत्याचार होता था, तो डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट are some important provisions which create a favorable environment for protection of freedom of women and securing their development in our country from the very। अब ये हो गया हमारा सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो इन सारी वजहों से सोशल जस्टिस और इक्वालिटी बरकरार रहती है। जैसे पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ ऑट्रोसिटीज एक्ट। ऑट्रोसिटीज यानी मैंने कहा पिछली बार अत्याचार, ठीक है। देन प्रोविजंस ऑफ माइनॉरिटीज, लॉज रिलेटिंग टू विमेन एंड प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये सारी चीजें उसी की कंटिन्यूटी है। In our country, from the very beginning, women have inadequate representation in politics and political situations. Many countries in the world have made efforts to increase representation of women. From this perspective, changes are taking place in India as well. The 73rd and 74th Amendment reserved 33% of seat for women in local self-governing institutions. This percentage has been raised to 50% in several states, including Maharashtra. अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, पहले अगर 100 सीट्स होती थी तो पहले उन्होंने 73rd और 74th अमेंडमेंट जो बनाया था, रूल जो लागू किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 33% सीट जो थी रिजर्व थी औरतों के लिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको बढ़ाकर
प्रतिशत बना दिया। और ये सिर्फ कहीं यहाँ वहाँ के कोई स्टेट्स में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में भी उन्होंने ये लागू किया। अब जैसे ये चार्ट है, हम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से साल में कितने प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने लगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा, यानी लोकसभा में विमेन की जो तादाद है वो कितने नंबर से उन्होंने बढ़ोतरी हम देखते हैं साल ब साल 1951 से लेके 2014 तक। ओके, नाउ a national commission for women has been established. Similar commissions also exist at the state level. The Act for Protection of Women, the Act for Protection of Women Against Domestic Violence is an important step in direction of democracy. This act underlined the need to protect the dignity and self-esteem of women. This act rejected traditional forms of dominion and authoritarianism and expanded the scope of Indian democracy to make it inclusive in true sense. अब इन्होंने क्या किया, ये एक्ट सिर्फ विमेन के लिए, सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं, रिजर्वेशन नहीं, लेकिन उनके यहाँ जो घर के अंदर उनके साथ शोषण होता था, या तो उनको अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स से उनको मार पिटाई या उनका शोषण होता था या उनके साथ बुरा अत्याचार किया जाता था, तो इसके खिलाफ भी उन्होंने कई सारे कदम उठाए उनकी जो जान को और उनकी जो एक इज्जत को बचाने के लिए। एंड उन्होंने उनको क्या डिग्निटी दी, उनकी इज्जत बढ़ाई और सेल्फ एस्टीम दी, उनके अंदर आत्मसम्मान भी बढ़ा दिया इस चीज को करने। और उनके बीच में जो भी रूढ़िवादी सोच होती थी, ट्रेडिशनल, रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनियन या ऑथोरिटेरिज्म, रूढ़िवादी सोच होती थी कि वो ये नहीं कर सकती है या उस तरह से नहीं बात कर सकती है, उस तरफ से नहीं बिहेव कर सकती है, उन सबको उन्होंने उन सारी चीजों को हटा दिया। ओके, नाउ रोल ऑफ जुडिशरी, द थर्ड पार्ट। अब हमने जैसे देखा कि हमारी जो इंडिया की जो प्रोविजंस बनाई है, पॉलिटिकल प्रोविजन जो बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाई है, पहले हमने डेमोक्रेसी देखी जिसमें हमने पॉलिटिकल मैच्योरिटी, राइट टू वोट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन देखा। और उसका जो सेकंड जो हिस्सा था वो है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, जिसमें हमने देखा पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बनाए गए, द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट किए, थर्ड में किया था प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज, फोर्थ पॉइंट था उसमें लॉज रिलेटिंग टू वीमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। अब जो तीसरा हिस्सा होता है रोल ऑफ जुडिशरी। नाउ इन रोल ऑफ जुडिशरी में क्या देखा है हमने कि the judiciary in India has played an important role in strengthening democracy and helping to make towards achieving the objective of social justice and equality. अब जैसे मैंने पहले भी बोला था, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी कैसे आएगी, जब सबको समान हक मिलेगा और उनके साथ न्याय होगा। तो जब तक न्याय नहीं होगा, हम सिर्फ एक रूल बना के रख देंगे और फिर वो कोई उसके ऊपर अमल नहीं होगा, कोई उस पर लागू में नहीं लाया गया, तो फिर उसका क्या मतलब है ऐसे रूल्स बनाकर। तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते हैं, कोई भी धारा बनाते हैं, तो उसको हम अचीव करना चाहिए, हमें अचीव करना चाहिए, हमें उसको लागू अमल में लाना चाहिए। ठीक है, तो ये काम करता है जुडिशरी। अब हम देखते हैं कहीं भी कोई भी अन्याय होता है तो हम पहले कहाँ जाते हैं, हम पुलिस में जाएंगे, हम फिर उसके बाद कोर्ट में चले जाएंगे, जहां से हमें पता है कि हमें न्याय तो जरूर मिलेगा। हम ये नहीं करते कि खुद से न्याय लेने जाते हैं कि चलो हम खुद ही जाके हमारे लिए न्याय मांगेंगे। पहले हम ऑब्वियसली बातचीत करेंगे, लेकिन जब बातचीत से बात नहीं सुलझती है, मामला बहुत बढ़ जाता है, तो हम जाएंगे ये न्यायालय के पास। ठीक है, सो while interpreting the provisions of the constitution, the judiciary has just a moment, the judiciary has a national commission for women, sorry एक minute, no, the judiciary has, नीचे ही वो continue है, always taken into consideration the fundamental objectives of the constitution
and also the intentions of the constitution makers. We will try to understand the contribution of the judiciary in this regard with the help of the following points. अब वो कहते हैं कि जब भी हम इंटरप्रेट करते हैं, जब भी हम उसको ट्रांसलेट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रोविजंस को, आर्टिकल्स को, अमेंडमेंट या रूल्स को, तो हमें हमेशा इस चीज को मध्य रखना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल यानी बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसकी क्या इंटेंशन है, उसका क्या एक हेतु होता है जिससे बोलते हैं हम, क्या उसकी एक मेन रीजनिंग होती है, क्या इंटेंशन होती है. ओके, सो ये हमारे फॉलोइंग जो पॉइंट्स है उसके बेसिस के ऊपर हमें पता लगेगा उसका क्या मीनिंग है. फर्स्ट पॉइंट इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक मेन ढांचा होता है, एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. क्यों? क्योंकि अगर हमारा मेन फ्रेमवर्क, जैसे हम कहते हैं ना, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी है, अब वो क्यों खड़ी है सीधे, क्या सिर्फ हमारे मांस की वजह से? नहीं. जो मांसपेशी है उसके वजह से नहीं, ये इस वजह से क्योंकि हमारी हड्डियों का जो ढांचा है, ओके, उसके बेसिस के ऊपर वो खड़ा है. वरना हम क्या ऐसे मांस का ढेर बन के गिर जाते कहीं भी. तो इसी तरह किसी भी चीज की जो नींव होती है, किसी भी इमारत की नींव होती है, जो एक ढांचा बनाते हैं, जैसे हम देखते हैं ढांचा कैसे बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसकी पहले तो नींव, फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग होती है, फिर उसको डालते हैं पिलर्स, और फिर उसको स्लैब डाल के ऊपर से जो उसकी फ्रेमवर्क है पहले वो बनाते हैं, और फिर दीवारें उसके इर्द गिर्द बनाते हैं. तो ठीक उसी तरह हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेमवर्क क्या है, एक ढांचा क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम जानेंगे. सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक. अब इसको एकदम डायनेमिक होना पड़ेगा कि एकदम विच इज करंट सिचुएशन के हिसाब से, आजकल के जमाने के साथ चलने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं कि रूढ़िवादी सोच लेके आया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. लिविंग डॉक्यूमेंट मीन्स ताजा, जीता जागता डॉक्यूमेंट. ये नहीं कि एकदम किसी के बारे में पुरानी कोई सोच लेकर कहानी बताता हो. ये यानी हम इसको आज भी लागू कर सकते हैं. ये कोई सुनी सुनाई घटनाओं के आधार पे नहीं किया हुआ है कि जिसको हम आज में लागू नहीं कर सकते. ठीक है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस एंड द पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक दोस चेंजेस. अब हम ये नहीं कह सकते कि जो एक धाराएं बनाई थी या कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनाया था 1947 में, जो इंडिपेंडेंस के बाद बनाया 51 में, वही हम आगे जाकर 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी में हम उसको वही चीजें आगे नहीं लाएंगे. क्योंकि वो जो चीजें बनाई थी, वो जो धाराएं बनाई थी, वो उस जमाने के लिए सही थी. लेकिन बढ़ते हुए समय के साथ बहुत सारी चीजें भी बढ़ती हैं, बहुत सारी अलग अलग सोच आती है, अलग अलग दिशाएं होती हैं, या अलग अलग एनवायरनमेंट हो जाता है. तो हमें उस तरह से चेंजेस उसमें करनी चाहिए. और ये चेंजेस कौन कर सकता है, किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास. ओके. द जुडिशरी हैज टू एक्सेप्ट दिस पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, but at the same time specified the limitation of this part. अब ये कहते हैं कि हम, चलो ठीक है, हम उसको चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उसको पूरी तरह चेंज कर सकते हैं? तो नहीं. आंसर, जवाब होगा नहीं. क्योंकि हमने एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है. हमने, जैसे मानो अगर हम किसी बिल्डिंग की इमारत बना रहे हो, तो हम उसको, चलो इधर उधर उसकी डिजाइन हम चेंज कर सकते हैं कि पहले के जमाने के हिसाब से एक डिजाइन थी, और एक 10 साल के बाद नई सोच आने के बाद एक नई डिजाइन. लेकिन जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो तो सेम ही रहेगा. हम नींव की जगह हम उसको ऐसे हवा में नहीं तैर के रख सकते हैं बिल्डिंग को, या हम पिलर की जगह पिलर बनाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ दीवार ही खड़ी करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते. तो ठीक उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह रद्द नहीं कर सकते, पूरी तरह हटा नहीं सकते. तो इसलिए ये जो पावर है हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है,
इसको कोई लिमिटेशंस है, थोड़ी बहुत उसमें रोक है, पूरी तरह चेंज नहीं कर सकते। The judiciary has taken a stand that the parliament, while amending the constitution, cannot alter the basic structure of the constitution. जैसे मैंने बताया अभी, पूरी तरह उसका जो बेसिक ढांचा है, फंडामेंटल बेस वैल्यू है, उसको पूरी तरह नहीं चेंज कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस जरूर कर सकते हैं। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, ये हमारे बॉक्स में बताया गया है। The basic structure of the Constitution generally includes following provisions: Republican and democratic form of government, federal structure of the Constitution, promotion of unity and integrity of nation, sovereignty of nation, secularism and supremacy of the Constitution. अब इन्होंने ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें दिए, एक तो रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज हमारी कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक यानी पूरी तरह फ्री कंट्री का हमने एक फ्रॉम पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी गवर्नमेंट चलाते हैं। कल हम ये नहीं कह सकते नहीं आज से हम लोग उसको अमेंड करेंगे और आज से तानाशाही या डिक्टेटरशिप या कम्युनिज्म लेके आएंगे, तो हमें उसको डेमोक्रेटिक ही रखना पड़ेगा। और जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फेडरल यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हमने उसी तरह रखना है। प्रमोशन ऑफ यूनिटी, कोई भी चेंजेस हम लाते हैं तो उसको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमें यूनिटी बरकरार रहती है और देश की जो एकाग्रता होती है, इंटेग्रिटी, वो कायम बनी रहती है। ऐसे कोई भी रूल्स ना बनाए जहाँ पे हमारी कंट्री की एकाग्रता के ऊपर या यूनिटी सद्भावना के ऊपर कहीं आ जाए। देन सोवेरेनिटी ऑफ नेशन, यानी हमारा देश इंडिपेंडेंट नेशन है, जो सोवेरेन है, अपने डिसीजन खुद कर सकता है। ये नहीं कि हम ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जहाँ पे हम किसी और कंट्री के किसी को हम वो हक देते हैं कि वो हमारे लिए डिसाइड करे। तो हमारी नेशन सोवेरेनिटी के ऊपर है। एंड लास्ट पॉइंट है सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर यानी सारे जातियों में समानता रखना, किसी भी जाति या किसी भी कौम के लिए ऊंच नीच का भेद नहीं करना। ऑन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सबसे ऊपर होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम, सबसे ऊपर होगा हमारा संविधान। ठीक है, तो इनके इर्द गिर्द हम इन चीजों को नहीं चेंज कर सकते, इस बेसिक स्ट्रक्चर को बरकरार रखना होगा हमारे लिए। देन the second point is significant judicial decision. significant यानी जो कोई एक प्रॉपर जो चेंजेस ला सकते हैं, ऐसे जुडिशियल डिसीजन लाने चाहिए, करने चाहिए। The protection provided to the citizens by fundamental rights in the Constitution has been made more meaningful through various decisions of judiciary. Some of the important subjects on which the court has given judgments include rights of children, protection of human rights, protection of honor and dignity of women, individual freedom, and tribal empowerment. These efforts have been made the political process in India more mature. अब इन्होंने क्या कहा है, लास्ट जो पॉइंट है इसमें उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन, यानी हमें जो हमारे सिटीजन से उनके हक को प्रोटेक्ट करना, फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, बेसिक राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू टॉक, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, हाउ यू कैन डू। अब हमें कहीं हमारे देश के अंदर कहीं आना जाना है तो हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, फिर हमें किसी से मेलजोल बढ़ाना है, हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और ऑल्सो हमें जैसे कि हमारे जो ये व्हाट वी से ऑनर होता है, डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानवीय हक के लिए जो होते हैं वो हमें लड़ना चाहिए उनके हक के लिए। फिर ऑल्सो जो जुडिशियल राइट्स उन्होंने बच्चों के लिए दिया है, विमेन के लिए दिया है कि विमेन को डिग्निटी और ऑनर यानी उनका सम्मान होना चाहिए हर पहलू में, हर जगह पे, जैसे उनके जॉब में या उनके घरों में या उनके पढ़ाई लिखाई के जगहों पे उनका सम्मान होना चाहिए।
उनको समान अधिकार होना चाहिए, ये उनकी। फिर इंडिविजुअल फ्रीडम, अब हर इंसान का एक इंडिविजुअल फ्रीडम हमारे संविधान ने दिया है। जैसे मैंने कहा, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हम कोई भी बात अपनी रख सकते हैं। ऑब्वियसली हम किसी को गाली गलौज नहीं दे सकते, किसी से मार पिटाई नहीं कर सकते, लेकिन एक सभ्य संस्कृति की तरह, एक सभ्य लोगों की संस्कृति की तरह हमें उनको आराम से अपनी बात रख सकते हैं। हम जोक कर सकते हैं, आज हम देखते हैं तो जोक कर सकते हैं। अगर हम जैसे देखते हैं डिक्टेटरशिप होती है जैसे साउथ कोरिया में है, या हम नॉर्थ कोरिया में है, या हम देखते हैं चाइना में या पाकिस्तान में, कोई खुलकर बात नहीं कर सकता है। उनके ऊपर वो अपने प्रेसिडेंट के ऊपर कोई एक वर्ड बोल नहीं सकता है। अगर वो ना भी कुछ सही हो तो वो कुछ नहीं कह सकते, उनको चुपचाप उनकी बात माननी पड़ती है, तानाशाही होते हैं वो। तो ये हमारी जो कंट्री में, ये सिर्फ हमारे कंट्री डेमोक्रेसी में हम पाए जाते हैं, या अमेरिका जैसे देशों में जहाँ लोगों को किसी भी बात रखने से पहले कोई रोक टोक नहीं है, उनको सोचना नहीं पड़ता है। वो ऑब्वियसली उनको अपनी बात अच्छे से आराम से रखनी पड़ती है, लेकिन कोई उनके ऊपर रोक टोक नहीं है। फिर ट्राइबल एम्पावरमेंट, जैसे जो भी ट्राइबल यानी पिछड़ी जातियों से आते हैं उनको भी एम्पावर करना, उनको भी सही उनका हक दिलाना, ये किया जाता है। These efforts have made the political process in India more mature. अब ये सब करने के बाद क्या होता है, हमारी जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है हमारी कंट्री की, वो ज्यादा मेच्योर्ड है, वो ज्यादा समझदार है, माना जाता है कि वो सब चीजों का बैलेंस है, उनमें हर क्षेत्र हर वर्ग के लिए कोई ना कोई अच्छी बात बनाई है, सबके हकों का उन्होंने ध्यान में रखा हुआ है। तो ये चीजें जो है हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस इंडिया की बहुत ही अच्छी बनाती है। Now, in this chapter, we took a review of the constitution and the working of the government on the basis of the constitution in the context of Indian democracy. There are many challenges before India's democracy. Government acts and policies have not put an end to all the problems. There are several new problems confronting us. However, what is important is that the people in India have developed a democratic mindset. तो ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है हमने रूल्स बनाए, जैसे मैंने कहा है, हम रूल्स बनाते हैं, हम एक प्रॉपर ढांचा बनाते हैं जिसके आधार पे हम बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये नहीं होता है कि चलो एक बार हमने कोई रूल बनाया तो बस वो लास्ट है, आखिर है, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो चेंजेस होते रहेंगे। इसके बावजूद क्या होता है, कई बारी हम देखते हैं कि लिखा हुआ एक होता है, लेकिन असल जिंदगी में कई बारी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उस तरह से फॉलो नहीं किए जा सकते हैं या नहीं किए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजों में, जैसे अगर मैं मानूं कि किसी ने, चलो मानो मेरे साथ कोई बुरा सलूक किया, ठीक है, अब लॉ कहता है कि तुमने किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना है। मानो किसी ने मेरे पैसे उधार लिए मुझसे और मुझे लौटाए नहीं, ठीक है, अब मेरा ये पूरा संविधान में हक होता है कि मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए, उन्होंने संविधान में ये लिखा हुआ भी है। लेकिन कई बारी क्या होता है, कोई अड़ियल बन जाता है, कोई लालची बन जाता है, मैंने नहीं देने, फिर हम क्या करेंगे, फिर वो एक प्रोसीजर होता है कि चलो पहले हम उससे अच्छे से बात करके वो चीजें उससे आपस में समझा बुझा कर हम उससे करवा सकते हैं। लेकिन वो अड़के ही रहा, नहीं हमने तो करना ही नहीं, फिर क्या होगा, फिर वही होगा, फिर चलो लॉ के हिसाब से हम जाएंगे पुलिस में, हम जाएंगे कोर्ट कचहरी में, फिर वो सालों साल किसी वजह से ना किसी वजह से वो चीजें रगड़ती जाएंगी, वो नहीं वो चीजें सही से मिलेंगे। तो क्या होता है, कई बारी न्याय जो होता है वो इंसान को कई सालों बाद डिले होकर आता है किसी भी वजह से। तो ऐसे वो कहते हैं कि कई सारे गवर्नमेंट ने एक्ट और पॉलिसीज तो बनाए कि इन सब प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह सुलझ चुके हैं या पूरी तरह इन सबका समाधान हो चुका है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम, नई नई चीजें आती रहती हैं, नई नई चेंजेस होती रहती हैं, और ये सारी चीजें जो है वो हमारे इलेक्शन प्रोसेस में कैसे वो टैकल करते हैं,
वो हमारे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हेन आई कंप्लीट, अब 2 चैप्टर हमारे हिस्ट्री के हो गए और ये फर्स्ट चैप्टर हमारा पॉलिटिकल साइंस का हो गया। जब मैं तीसरा चैप्टर जो अभी होगा, वो तीसरा चैप्टर हिस्ट्री का जब मैं लूंगी, उसके बाद मैं एक टेस्ट लूंगी। सबको वो टेस्ट मेरे साथ वो करना पड़ेगा और मुझे सबमिट करना होगा। बेस्ड ऑन दैट आई विल गिव यू मार्क्स। तो जिस किसी ने अभी तक या तो लेक्चर मिस किए हैं या तो होमवर्क मेरे अभी तक बहुत सारे बच्चों ने सबमिट नहीं किया है, तो तुम लोगों को वो टेस्ट के मार्क्स भी इंक्लूड नहीं होंगे जब स्कूल शुरू होगा। जब भी 1-2 महीने में जब भी स्कूल शुरू हो गया, 2-3 महीने में जब भी स्कूल शुरू होगा, तो वो आपको टेस्ट के मार्क्स इंक्लूड होंगे। एंड ऑल्सो कि जिसने नहीं अटेंड किया है, टेस्ट नहीं किया है या होमवर्क नहीं किया है या नोट्स कंप्लीट कर कर मुझे नहीं भेजे, उन सबको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। और जो आपके 10th स्टैंडर्ड के इंटरनल मार्क्स है, उसमें आपको इफेक्ट होगा उसका। तो प्लीज इसको बहुत ही सीरियसली लो। जिसने अभी तक मुझे होमवर्क अपने और जो भी क्लास वर्क है, नोट्स है, नहीं किया है, प्लीज अभी कर दो। एंड ये सारे चैप्टर्स अब तक जो भी हुए हैं उनको रिवाइज करो। इज इट क्लियर? in my next lecture I will be giving you notes of this chapter and you are expected to do it and share that all with me on the chat. So today we'll end the lecture till here. Thank you students. God bless you once again.